हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई पर्वत प्रदेश में पावस कविता का पाठ करेंगे। जैसा कि आप सभी को पर्वतीय स्थल का भ्रमण करना बहुत ही पसंद होगा, तो जब पर्वत प्रदेश में और कभी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो वहाँ का वातावरण कैसा होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है और पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वृक्ष जो है वह मैदानी इलाकों की तुलना में अलग होते हैं। तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की यह खासियत थी कि वो जब भी प्रकृति के मनोरम दृश्यों का वर्णन करते थे तो ऐसा लगता था कि बच्चे जो है वह कक्षा में बैठकर ही उन प्राकृतिक अनुभवों को, उनके प्राकृतिक दृश्यों को महसूस कर रहे हों। उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या इतनी सुंदर होती थी। तो आइए आज हम उनकी व्याख्या को, उनकी कविता को पढ़ते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस जो उन्होंने लिखा है और इस पाठ में किस तरह से उन्होंने पर्वत प्रदेश के बारे में और उसकी जो है वो चर्चा की है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृगु सुमन फाड़। अवलोकन रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस ऋतु थी, पावस यानी वर्षा ऋतु के बारे में पंत जी बोल रहे हैं। वर्षा ऋतु का समय है। जैसे ही हमारे मन में वर्षा ऋतु के बारे में जब हम सोचते हैं तो चारों ओर हरियाली, मिट्टी का गीला होना, पेड़ों और पत्तों पर वर्षा के जो बूंद है ना, उसके बारे में हम कल्पना कर पाते हैं और चारों ओर हरियाली और एक फ्रेशनेस आप बोल सकते हैं वो दिखाई पड़ने लगता है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, और ये वर्षा ऋतु का जो पंत जी वर्णन कर रहे हैं वो कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? पर्वतीय प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं, हिल स्टेशन का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर्वत श्रृंखला, पर्वत के ये होता है वैसे प्रदेश का। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और जब पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा ऋतु होती है तो पल पल यानी मोमेंट में आप वहाँ के प्रकृति में, वहाँ के वातावरण में आप परिवर्तन देख सकते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृगु सुमन फाड़। मेखलाकार मतलब जो पर्वत जो है उसके आकार को, मेखला मतलब मेखलाकार यानी करघनी यानी कमर में बांधने वाला एक आभूषण जो स्त्रियां पहनती हैं, उससे पंत जी ने तुलना की है पर्वत की, कि पर्वत जो है वह विशाल व करघनी के समान, मेखलाकार के समान फैला हुआ है। अपने सहस्त्र दृगु सुमन फाड़, और उस पर्वत पर सहस्त्र यानी हजारों फूल खिले हुए हैं। और उन फूलों की कल्पना उन्होंने किससे की है? इन सभी पर्वतों पर खिले हुए फूलों की तुलना उन्होंने नेत्र से की है, हजारों नेत्र से की है। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। और उस पर्वत के पैरों के पास एक बड़ा सा तालाब है जो स्वच्छ है, निर्मल है, शांत है, बिल्कुल दर्पण की तरह। जैसे जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जब हम अपना छवि देखते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर, साफ दिखाई देता है। ठीक उसी तरह पर्वत पर खिले हुए ये इतने सारे फूल, जिन्हें पंत जी ने नयन नेत्र की संज्ञा दी है यहाँ पर, और उससे तुलना की है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो पर्वत के पैरों के पास जो एक बड़ा सा तालाब है, बिल्कुल शांत, स्थिर, स्वच्छ, निर्मल है, उसमें वह अपनी छवि, अपने उस दर्पण में अपने रूप को देख रहा है ना। और वे पर्वत के नेत्र हैं, और उसी नेत्र के द्वारा वे अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को नीचे फैले जल में निहार रहा है। उस पर्वत के पावन के पास एक विशाल पर्वत है जो दर्पण के समान साफ, स्वच्छ और पारदर्शी है। तो पर्वत अपना प्रतिबिंब किस में देख रहा है? बार बार उस फैले हुए तालाब में देख रहा है। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी प्रकृति का यह रूप है और अभी बिल्कुल शांत वातावरण है ना। और जो फूल खिले हुए हैं पर्वत पर, उन्होंने उसकी जो पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हैं, उसका जो तुलना जो है वह एक सहस्त्र दृगु यानी नेत्र से, हजारों नेत्रों से की है। और कैसे वो हजारों नेत्र के द्वारा अपने रूप को किस में निहार रहा है? अपने नीचे फैले हुए तालाब में निहार रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले
पद में वो क्या बोल रहे हैं। गिरी का गौरव गागा गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। आपने बहुत बार पर्वतीय क्षेत्र में देखा होगा ऊपर से जलप्रपात को गिरते हुए, और वर्षा ऋतु में कई ऐसे जलप्रपात खुद से बन जाते हैं जो पर्वत से ऊपर जो पानी जो है वो नीचे झरना के रूप में गिरने लगता है ना। और जब झरनों में जो वो पानी का जो वेग है, वो जो गति है, वो तेज होने के कारण वो पानी बिल्कुल कैसा दिख रहा है, बिल्कुल झाग की तरह, सफ़ेद झाग की तरह दिख रहा है, और वह मोती की लड़ियों से सुंदर प्रतीत हो रहा है। कवि ने प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे हमारे आंखों के सामने वो मंजर हो जिसे आप महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंत जी ने इतनी सुंदर कविता लिखी कि उनके प्रत्येक लाइन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम कहीं और नहीं, यहीं पर वर्षा ऋतु का एक मौसम है, और हम और कहीं नहीं, हम एक पर्वतीय प्रदेश में ही बैठे हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। कवि कहते हैं कि पहाड़ों की छाती यानी पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ जो झरना है, उसके वेग से नीचे गिरने के कारण पानी जो है वो कैसा लग रहा है, सफ़ेद झाग की तरह दिखाई दे रहा है। और ये झरने जो है इतने मनोरम, इतने सुंदर लग रहे हैं, और सफ़ेद झाग जो है वो मोती की लड़ियों के समान दिख रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। और आप देखे होंगे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में कि पर्वत पर जो वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े शाल के वृक्ष होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे वहाँ के और जो वृक्ष होते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर मतलब हृदय, यानी ऐसा लग रहा है कि पर्वत के हृदय से, पर्वत की छाती पर ही उन वृक्षों का जो है वह उदय हुआ है। उच्च आकांक्षाओं से तरवर, क्योंकि ये जो वृक्ष जो हैं वो इतने लंबे लंबे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारी आकांक्षाओं के समान उनकी हाइट है। जैसे हमारे आकांक्षा जो हमारी इच्छा जो होती है बहुत ऊंची होती है, ठीक उसी तरह इन पेड़ों की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वह भी वैसा ही है ना। हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और ऐसा लग रहा है कि वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है वह आकाश की ओर देख रहे हैं, बिल्कुल एक टक अपलक आकाश को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, वो देख रहे हैं उसे, है ना। कवि जो है वो प्रकृति के इतने सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो बड़े बड़े शाल के जो वृक्ष हैं, वो लंबे जो वृक्ष हैं, वो ऐसा लग रहा है कि गगनचुंबी वो आकाश को छू रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वह लगातार आकाश की ओर देख रहे हैं अपलक, है ना, बिल्कुल एक टक से उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं। तभी अचानक अब अगले उनके पद में देखते हैं, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। और अचानक से क्या हुआ, यहाँ बिल्कुल सब कुछ शांति है, वो देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशीष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और अचानक से क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पारे के समान, आपने थर्मामीटर में पारा देखा होगा, पारे के जिस तरह से धवल सफ़ेद होता है, उसी तरह अचानक से ऐसा लग रहा है कि आकाश में सफ़ेद बादलों को, आकाश जो है वो सफ़ेद बादलों से ढक गया है ना। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और कवि कह रहा है कि अचानक इस शांत वातावरण में कुछ उथल पुथल हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि पूरा पर्वत जो है वह पारे के धवल के समान बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और चमकीले पंखों के समान आकाश में उड़ गया है। अचानक से सफ़ेद बादल आकाश पर छा गए हैं, यहाँ तक कि झरना भी दिखाई देना बंद हो गया है। जब आप पर्वतीय क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत बार आप देखेंगे कि बादल बहुत नीचे हमें प्रतीत होते हैं, और हमें बिल्कुल सामने पास की चीज़ें भी बहुत बार वो धूमिल हो जाती है और बादलों के पीछे चली जाती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो वहीं यहाँ पर कवि जो है उसी का उल्लेख करते हुए बोल रहे हैं कि सफ़ेद बादल इस तरह से ढक गए हैं कि अब हमें जो वो झरना और उसके जो वेग में बहता पानी जो है वह सफ़ेद झाग की तरह दिख रहा था, अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब केवल उसका
जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि है, वही हमें सुनाई दे रही है। अचानक से उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे लग रहा है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। ऐसा लग रहा है कि आकाश जो है वो धरती पर पूरी तरह से गिर गया है। उसने बारिश रूपी बांध से धरती पर क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। शाल के वृक्ष जो है वह धरती पर ऐसे धंस गए हैं, ऐसे अंदर चले गए हैं, जैसे लग रहा है कि उनका हृदय अंदर से कांप रहा है, डर रहा है। तालाब के जल से ऐसा धुआं निकल रहा है जैसे प्रतीत हो रहा है कि उसमें आग लग गई हो। आपने कभी देखा होगा जब बहुत वर्षा ऋतु के समय, क्योंकि वह उस समय वो जो वातावरण है वह थोड़ा ठंड हो जाता है और बादल इतने नीचे हो आते हैं कि बहुत बार उस जो वहाँ का जो वातावरण है उसे वो बिल्कुल ढक लेता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में विद इन अ मोमेंट कैसे पर्वतीय प्रदेश में जो वहाँ का जो प्रकृति है उसमें बदलाव आता है। और थोड़ी ही देर में आप अगर कोई हिल स्टेशन गए होंगे, आपने वहाँ का भ्रमण किया होगा, तो आपने इन चीज़ों को देखा होगा और थोड़ी ही देर बाद सारी जो स्थिति है वह सामान्य सी हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में जो पावस का वर्षा ऋतु का वर्णन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और आशा करती हूँ कि आपको ये जो कविता है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर आइए देखते हैं, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में आप प्रकृति में क्या क्या चेंज देखते हैं, आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये मतलब कॉन्क्रीट रूप से अपने देखा है ना, कि वर्षा ऋतु में धरती गीली हो जाती है, पेड़ पौधों पर जो है वो पानी से धुल जाते हैं, चारों ओर हरियाली हो जाती है ना, और पेड़ और जो आकाश जो है वह बादलों से ढक जाता है। तो इसमें बहुत सारी बातें हम लिख सकते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? मेखलाकार शब्द का अर्थ करघनी से है ना। और कवि ने करघनी यानी स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला कमर में एक आभूषण है, उससे इसकी तुलना करते हुए लिखा है कि जिस तरह पहाड़ जो है वो बिल्कुल करघनी के समान फैला हुआ है। और कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? क्योंकि वो मेखलाकार, क्योंकि पर्वत जो है वह विशाल पर्वत जो है वह बिल्कुल करघनी के समान ही फैला हुआ, इसलिए कवि ने इसका प्रयोग किया है। सहस्त्र दृगु सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्र मतलब हजार होता है, दृग का मतलब नेत्र होता है और सुमन का मतलब फूल होता है। यानी हजार नेत्र जो है उसकी तुलना जो है वह पुष्प के रूप में की है, कि जैसे जो वृक्ष जो पुष्प जो है पर्वत पर खिले हुए हैं उसकी तुलना जो है कवि ने हजारों नेत्रों से की है। और ऐसा लग रहा है कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने इस पद का प्रयोग जो है ऐसा लग रहा है कि पर्वत के लिए किया है, और पर्वत जो है अपने हजारों नेत्रों से वह अपने नीचे फैले विशाल तालाब में अपने सुंदर प्रतिबिंब को देख रहा है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? कवि ने तालाब की समानता जो है वह दर्पण के साथ दिखाई है। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब बिल्कुल साफ स्वच्छ देख पाते हैं, उसी तरह यह तालाब भी जो है वह शांत, स्वच्छ और निर्मल है, इसीलिए कवि ने इसकी तुलना जो है वह दर्पण से की है। पर्वत के हृदय में उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है वह आकाश की ओर मतलब हमारी आकांक्षाओं को दिखा रही, हमारी ऊंचे उठे हुए आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो मोस्टली जो वृक्ष होते हैं वे बहुत लंबे और बहुत ही ये पतले और लंबे, जैसे साल और ये के जो वृक्ष होते हैं। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? क्योंकि जब बादल जो है वो बरस जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल समतल नहीं होती, बहुत उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए बहुत बार जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो जो पर्वतीय क्षेत्र जो है पर्वत जो है वो अपने स्थान से थोड़ा खिसक जाता है, जिसके कारण बहुत बार जो वृक्ष जो है वह धरती में धंस जाते हैं। झरने किसके गौरव का गान गा रहे हैं? बहते हुए झरनों की तुलना किससे की गई है? झरने यहाँ जो है वह पर्वत के गौरव का गान गा रहे हैं, और बहते हुए झरनों की जो तुलना जो है वह किससे की गई है इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस कविता के माध्यम से हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रश्न है हम सारे प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं। आप 1 से 2 बार इन प्रश्नों को पढ़िए और साथ साथ इनकी जो व्याख्या दी गई है उन्हें अगर आप पढ़िएगा अच्छे से तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे।
है ना? तो ये जो पाठ है, ये प्रकृति पर आधारित पाठ है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। आशा करती हूँ कि आज की जो पर्वत प्रदेश की व्याख्या है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आशा करती हूँ कि आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।